तो कैसे हैं आप लोग। लक्ष्य बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सर्वोत्तम के प्लेटफॉर्म पे भी आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा साइंस का एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्वोत्तम ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में आपको ये बैच नजर आएगा, लक्ष्य बैच, और इसमें आपको कंप्लीट क्लास 10th बिहार बोर्ड का साइंस पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा दिया था वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी कई सारे चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा जो बेसिक सेक्शन है जहां से सवाल बिहार बोर्ड में आ चुका है या पूछने के चांसेस रहते हैं वो मैं डील कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूं। ठीक है, वो दो लाइन सुन लीजिए, आपके मोटिवेशन के लिए है, आपकी एनर्जी के लिए है और आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, कहते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बदलता। ठीक है, तो तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, जीतने का हौसला रखो यारो, है ना। जीतने का हौसला रखो यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। तो ध्यान से सुनो बच्चों कि जो मैंने आपको कहा है, अपनी मेहनत को बनाए रखिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। तो आइए जरा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। बेटा हमने अपने बारे में बताया था कि मेरा नाम देव है और तकरीबन 7 सालों से मैं साइंस पढ़ाते आ रहा हूं सर्वोत्तम के इस प्लेटफॉर्म पे। जरा आगे देखेंगे, हमने बताया था सिलेबस के बारे में। सिलेबस ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, 8 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर दिया हुआ है और हम सबसे पहले वाला चैप्टर को ही डील करने वाले हैं, जैव प्रक्रम पोषण को। उससे पहले मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया था। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, उनके पिता एरिस्टोटल है। और जीव विज्ञान में जंतु और पौधे दोनों के बारे में पढ़ा जाता है, इसलिए जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड कर दिया गया था। फिर मैंने जीव शब्द को बताया था, जीव का मतलब होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन सबको जीव ही कहते हैं। बेसिकली ध्यान से सुनो, ये जो मोनेरा है इनको यानी जीव को 5 कैटेगरी पे बांट दिया गया है। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर क्या आ रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, पौधे, जंतु सभी जीव हैं। पौधे के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पौधे के 5 कैटेगरी हैं। ठीक है, साइवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद बेटा जंतु के बारे में बताया था कि क्या तरीका है जंतु को याद करने का। प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी आंटी मेरी, इतना हमको चाहे। पी से प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मिटा और हेमिकोडेटा। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है और सबका एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया हुआ है। सारे एग्जाम्पल पे स्टार वगैरह लगा होगा, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का एक सवाल पूछा गया था बिहार बोर्ड में, सजीव के लक्षणों को लिखिए। सजीव का लक्षण है वृद्धि, जनन, संवेदनशीलता, उपापचय प्रक्रिया और कोशिकीय संरचना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पोषण, शोषण, वृद्धि, प्रजनन। भैया ये शोषण पोषण इसी में आ गया, उपापचय प्रक्रिया में आ गया, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वृद्धि के बारे में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, जनन के बारे में पढ़ा दिया गया था, है ना। जनन के विधियों के बारे में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये अलैंगिक जनन के विधि के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उपापचय प्रक्रिया के बारे में पढ़ा दिया था। उपापचय प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनो कि किसी भी कोशिका के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे उपापचय अभिक्रिया कहते हैं और उपापचय अभिक्रिया के योग को क्या कहते हैं, उपापचय प्रक्रिया कहते हैं। अब जरा देखना, उपापचय प्रक्रिया 2 टाइप की होती है, उपचय और अपचय। उपचय में निर्माण होता है और अपचय में विनाश होता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसलिए इसको उपचय बोलते हैं, और शोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपचय बोलते हैं। जरा आगे देखो, उसके बाद लास्ट क्लास में हम आए थे कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिकीय संरचना। अगर मैं आपको बता दूं बेटा कि ये माउस है, ठीक है, क्या इसे हम सजीव कह सकते हैं? नहीं, इसे हम सजीव नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कोशिका नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे सजीव कह सकते हो? क्या तुम मम्मी को सजीव कह सकते हो? क्या तुम पापा को सजीव कह सकते हो? क्या तुम बगल वाले ताऊ को भी सजीव कह सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि वो कोशिका के बने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण, अब देखो जीव का मतलब क्या, जो जीव है वही सजीव है, जो सजीव है वही जीव है। तो जीव शरीर का निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा है कि मान लो हम जीव हैं और हमारा निर्माण कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। चिंटू चिंटी का निर्माण कोशिका समूह से हुआ है। ठीक है, कोशिका या कोशिका के समूह से हुआ है। ये देखो कोशिका है, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना और अंग तंत्र से कई सारा जीव बना। अगर हम चिंटू के अंदर अंग तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र होता है, शोषण तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है बेटा, जनन तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है। इन सारे अंग तंत्रों के बारे में आपको पढ़ना है क्लास 10th में। कंकाल तंत्र हमारे बोर्ड सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन 10th में यहाँ तक पढ़ना था। ठीक है, जरा और आगे की बात करें बेटा तो हम कह रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, आइए जरा एक चीज और यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और कोशिका का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है,
कोशिका किसको बोलते हैं? जीव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं अनुवांशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक कहने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी की जो संरचना है, हमारी बॉडी की जो बनावट है, हमारी बॉडी जो बनी है कोशिका से, इसलिए कहते हैं संरचनात्मक। ठीक है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो काम हो रहा है, जैसे किडनी के अंदर रक्त का निस्यंदन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण हो रहा है, कौन कर रहा है? तंत्रिका कोशिका कर रहा है। तो हमारी जितनी भी क्रिया है ना, वो किसके द्वारा पूरा होता है? कोशिका के द्वारा, इसलिए उसको क्रियात्मक बोलते हैं। और जीवन का आधार क्या है बेटा? कोशिका है ना। कोशिका है तो उत्तक है, उत्तक है तो अंग है तो अंगतंत्र है, अंगतंत्र है तो जीव है। अगर कोशिका नहीं होगी तो जीव भी नहीं होगा। तो जीवन का आधार क्या है? या नहीं, कोशिका है, इसलिए कोशिका को आधारभूत इकाई कहते हैं। एक मूवी में कहा गया था कि जीवन का असली आधार प्रेम है, लेकिन जीव विज्ञान में हम कहते हैं जीवन का असली आधार कोशिका है। तो जीवन का आधार प्रेम नहीं, कोशिका है। चलिए आगे देखें, कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका के खोज में सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, ध्यान से सुनो, 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और वो कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक साहब ने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देखा। कॉर्क होता है पीर की छाल को बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, और कॉर्क की पतली सी परत को देखा, और जब उन्होंने कॉर्क की पतली परत देखी तो उनको छोटा छोटा कंपार्टमेंट नजर आया, छोटा छोटा कमरा नजर आया। उनको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल का ये जो सेल वर्ड है वो कहाँ से आया है? सेलुले से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। तीन छोटे कमरा को उन्होंने नाम दिया कोशिका। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये देखा कि इनके चारों तरफ एक परत भी पाई जाती है। बाद में इस परत का नाम कोशिका भित्ति रखा गया। ठीक है, लेकिन क्रेडिट जो है कोशिका भित्ति के खोज का वो किनको जाता है? रॉबर्ट हुक को ही जाता है। ठीक है, साथ ही साथ रॉबर्ट हुक साहब ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिनमें उन्होंने कोशिका से जुड़ी हुई सारी बातें लिख दी थी। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया जो है ना, वो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और इस पे अगर आईएमपी लगा है बेटा, तो इसका मतलब ये सवाल पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तो माइक्रोग्राफिया। साथ ही साथ कोशिका विज्ञान क्या है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है कि जंतु और पादप कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। और एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक साहब को कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? तो कोशिका से जुड़ी हुई खोज के ऊपर ये जो सवाल बनेगा, जहां जहां मैंने आईएमपी लगा दिया है, वो सवाल आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और कोशिका थी जीवित कोशिका, और जीवित कोशिका का खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कब किया था बेटा? 1674 में। ठीक है, 1674। ये ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो लीवेनहॉक साहब ने तालाब के जल में बैक्टीरिया को खोजा था। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या है कि जीवित कोशिका है, तो कहते हैं जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक साहब ने करी थी, है ना। इसके अलावा इन्होंने खोज किया था आरबीसी, शुक्राणु और प्रोटोजोआ का। इन सब चीजों का भी खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने किया था। इसके अलावा देखो बेटा, एक चीज और, केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। ठीक है, तो इसको हम आईएमपी लगाएंगे। अच्छा देखो, ये जो रॉबर्ट ब्राउन साहब है, अगर ये बिहार से होते तो क्या होता? ठीक है, तो बिहार से होते तो इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिल रही है कि केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। ठीक है, अगर बिहार में होता तो ब्राउन को हिंदी में कहते हैं भूरा। ठीक है, तो अगर बिहार के लोग होते, ठीक है, अगर बिहार का साइंटिस्ट होता और अगर वो न्यूक्लियस की खोज या केंद्रक की खोज कर देते, सवाल में न्यूक्लियस शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, अगर वो खोज देते तो उनको क्या कहा जाता है पता है? कि रॉबर्ट ब्राउन नहीं है ना, भुआरा ने, किसने? भुआरा ने केंद्र की खोज की थी। भुआरा है ना, भुअर था, ब्राउन था, इसलिए नाम दिया गया भुआरा। तो उसको ऐसे हम लोग ट्रीट करते हैं। हम लोग बिहारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं नाम का, जैसे कि गोरा है तो गोरका, मोटा है तो मोटका, है ना, काला है तो कलुआ, अजीब नाम कर देते हैं। ठीक है, आइए जरा, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग है ना किसने किया था? एक सवाल ये भी आ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, अभी नहीं आया है लेकिन आ सकता है। ठीक है, कि किसने किया था? तो पुरकिंजे साहब ने किया था। शब्द का प्रयोग किया था, खोजा नहीं था। ठीक है, आगे जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये मैंने बनाया है कोशिका की संरचना। अगर आप कोशिका को देखना चाहते हैं, ये बेसिकली जंतु कोशिका हमने बनाई है, और जंतु कोशिका के चारों तरफ एक बाउंड्री, एक परत पाई जाती है। तो ये जो परत है कोशिका के चारों तरफ, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हर कोशिका में पाई जाती है। ठीक है,
जितनी भी प्रकार की कोशिका है सब में ये देखने को मिलेगी। वैसे तो दो प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या है, कोशिका झिल्ली है, और ये बीच में क्या है, केंद्रक है। ये जो केंद्रक है कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है। जैसे पत्नी पति को नियंत्रित करती है, वैसे ही केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, हाँ ये जरा ध्यान से सुने, ये आपका केंद्रक है, ये आपका कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में जो भी भाग है, इसके बीच में जो भी भाग है, इस भाग को कहते हैं कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव क्या है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले भाग को हम कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी कोशिका द्रव में सारी उपापचयी प्रक्रिया होती है, पोषण, शोषण, वृद्धि, जो भी शोषण, पोषण, परिवहन, ठीक है, ये कोशिका द्रव में होता है। तो हम क्या कहेंगे, उपापचय प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। एक उपापचय प्रक्रिया का उदाहरण भी आप याद रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। फिर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव में ही टूटता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव में हो रहा है, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो सवाल ये पूछा गया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कहेंगे कोशिका द्रव में। अगर सवाल ये पूछा जाता कि उपापचय प्रक्रिया कहाँ होता है, तो कहेंगे कोशिका द्रव में। ठीक है, मुस्कुरा कर जवाब देना है, छोटे मोटे सवाल तो हम यूं ही उड़ा देंगे, है कि नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बेटा, कोशिका द्रव में। ठीक है, उसके बाद बेटा ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इनके अंदर वायवीय शोषण होता है, और वायवीय शोषण के बाद इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि ऐसा घर है ना, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। साथ ही साथ बेटा इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहाँ देखिए, ये जो केंद्रक है उसकी बाह्य झिल्ली जो है इस तरीके से फोल्ड होकर मुड़कर एक और संरचना का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा एक और संरचना है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। तो ये कोशिका की संरचना के बारे में था, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बेसिक सा डायग्राम है, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। ठीक है बच्चों, एक और प्रकार की कोशिका होती है जिनको हम कहते हैं पादप कोशिका। ठीक है, तो ये जो पादप कोशिका का डायग्राम आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिए। पादप कोशिका के बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोशिका भित्ति। उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, उसके बाद एक और अलग संरचना होती है जिसको बोलते हैं केंद्रक। तो ये क्या है बेटा, केंद्रक है। तो किसी भी डायग्राम को अगर अध्ययन करना है बायोलॉजी में, तो बाहर से अंदर की तरफ कर लीजिए। बाहर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और ये केंद्रक। ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ उसी को कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पादप कोशिका में एक है ना, एक बड़ी रसधानी पाई जाती है। ठीक है, ये जो रसधानी है, ये जो है ना, ये क्या है, रसधानी है। तो पादप कोशिका में एक बड़ी है ना थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम रसधानी कहते हैं, जिनके अंदर कोशिका रस होता है, यानी कि जल, लवण, खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर जमा होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका रस। ठीक है, उसके अलावा बेटा इसमें एक और कोशिकांग होता है जिसको बोलते हैं लवक। और लवक होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम क्रोमो की बात करें तो क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड, यानी कि हिंदी में कहे तो वर्णी लवक। ठीक है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब होता है हरित, प्लास्ट मतलब होता है बेटा लवक। ठीक है, इसे हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हरित लवक। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, सफेद, प्लास्ट मतलब लवक, तो इसे बोलते हैं अवर्णी लवक। ठीक है, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता है। आगे जाकर पढ़ेंगे इसी हरित लवक में एक चीज और पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या है, ये क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है ना, हरे रंग का वर्णक है। हरे रंग का वर्णक या रंजक बोल दीजिए, रंजक है, हरे रंग का रंजक है। ठीक है, रंजक वह रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो रंग प्रदान करता है। तो पौधे को जो हरा रंग प्रदान कर रहा है वो कौन प्रदान कर रहा है, क्लोरोफिल। ठीक है, आपने गाना सुना होगा, उस गाने में थोड़ा वे हमारा फनी होगा, समझिएगा ध्यान से। एक गाना था जिसमें जो शाहरुख खान जी जो काजोल जी के लिए गाना गा रहे थे, रंग दे तुम है गेरुआ, ये वाला गाना था, रंग दे तुम है गेरुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना, ये जो पौधा है क्लोरोफिल के लिए क्या गाना गाएगा, रंग दे तुम है हरुआ, यहाँ ये गाना गाया जाएगा कि रंग दे तुम है हरुआ। ठीक है,
लेकिन आगे जाकर एक और सवाल बनता है कि हमारा खून जो है, हमारा रक्त जो है वो किस कारण लाल होता है, तो कहते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये जो रक्त है वो हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा गाना गाएगा, रंग दे तुमोहे ललुआ, समझ रहे हो तुम। तो ये सारे गाना हमने बनाए हैं, ठीक है, आपको याद कराने के लिए बनाए हैं। तो यहाँ कहेंगे रंग दे तुमोहे हरुआ, है ना, तो हरा रंग किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है। तो क्लोरोफिल यानी कि आगे जाके एक सवाल बनेगा, पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से पत्ती का रंग या क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग या पौधे के अन्य भागों का रंग क्या होता है, हरा होता है। जरा आगे देखिए बेटा, हम कोशिका के उदाहरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कोशिका के उदाहरण हैं। सबसे पहले ये जो गोलाकार कोशिका दिख रहा है इसको हम अंडाणु कहते हैं या फिर मादा युग्मक कहते हैं, अंग्रेजी में कहे तो फीमेल गैमेट, और ये मादा के अंदर निर्माण होता है इसका, इसलिए इसको मादा युग्मक, ठीक है। इसके अलावा एक और पूंछ वाली कोशिका आपको नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं नर युग्मक या फिर बोलते हैं शुक्राणु, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेट, ठीक है। अब ये दोनों कोशिका के बारे में आगे जिक्र आपको मिलेगा जनन वाले चैप्टर में, क्योंकि ये दोनों कोशिका जर्म सेल कहलाती है, यानी कि जनन वाले चैप्टर में इसका योगदान आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए जरा बेटा ध्यान से सुनिए, और भी कुछ कोशिका है जिसके बारे में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि ये तंत्रिका क्या है, या फिर यहां से देख लीजिए, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं, आज होमवर्क देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि कल जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे तो लाइट कट गई थी, ठीक है, जिसके कारण हम शूट नहीं कर पाए और शूट बीच में ही रुक गया था। एनीवे जाने दीजिए, आपके लिए क्लास नहीं रुकेगी, हमेशा चलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। और मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि बच्चों मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाऊंगा, एक इनोवेटिव वे में पढ़ाऊंगा, एक एनर्जेटिक वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आपके लिए मस्त चीज़ें होगी कि ये पूरा साइंस आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा। ऐसे कई सारे टेक्निक हमारे पास हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं, ठीक है, और आपके लिए पूरा साइंस एकदम मक्खन हो जाएगा, समझ आइए, ठीक है। और बस यही उम्मीद है आपसे कि आप मन लगा के पढ़िएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएगा आपका नंबर, ठीक है। दूसरी बात कि बच्चे कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा मदद की जरूरत है आपकी, ठीक है, तो यहाँ जो अगर आप सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। आइए जरा, आप करेंगे शेयर, हम करेंगे आपका केयर। तो एक कोशिका और होती है जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या फिर बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है, और एक और कोशिका होती है जो किडनी में पाई जाती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। वैसे अगर हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की बात करें तो हमारे शरीर में इतनी होती है कि अगर एक व्यक्ति के शरीर से निकाल कर एक क्रम में जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकते हैं, इतनी संख्या होती है। तो बहुत ज्यादा संख्या में आपको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन पाई जाती है जिसके द्वारा नियंत्रण होता है हमारे शरीर में। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा तंत्रिका कोशिका के बारे में चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था बेसिक क्लास से चीजें एक्सप्लेन होगी। और नेफ्रॉन की बात करें तो किडनी में पाई जाती है, इसका काम है रक्त का निस्यंदन करना, शुद्धिकरण करना, और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो पहला सवाल, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन, 10 लाख, इधर एक किडनी होती है 10 लाख, इधर एक किडनी होती है 10 लाख, और 10 लाख को हम 1 मिलियन भी कहते हैं। तो एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अब आपके लिए एक चीज जरूरी काम क्या है बेटा कि हम ये जो नेफ्रॉन अभी पढ़ाए हैं, ठीक है, ये जो नेफ्रॉन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये 5 नंबर में पूछता है, या फिर हम अगर तंत्रिका कोशिका के बारे में बता रहे तो ये भी 5 नंबर में पूछता है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम पहले नेफ्रॉन का बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि नेफ्रॉन कैसा दिखता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रो वर्ड जब भी आ जाए तो वृक्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक थैली प्याली नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन में एक प्याली नुमा संरचना होती है, ठीक है, और ये जो है बेटा इस तरीके से का अगला भाग कुंडलित होता है, ठीक है, कुंडलित होता है, ध्यान से देखना, ठीक है, इसका अगला भाग होता है कुंडलित। अब जरा देखो, ये जो कुंडलित भाग है ये आगे जाकर इस तरीके से, है ना, एक यू से आकृति में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, यू से आकृति में परिवर्तित हो जाती है। फिर आगे जाके ये थोड़ा सा क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ब्रॉड हो जाएगा। एक चीज ध्यान से देख लो, ठीक है, डायग्राम 5 नंबर का डायग्राम है ये, ठीक है, और हम डे 1 से 5 नंबर का डायग्राम देख रहे हैं, 5 नंबर के सवाल को देख रहे हैं, ठीक है। आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा कि ये जो नेफ्रॉन है उसका क्या कर दीजिए मुझे, है ना, उसका एक सचित्र वर्णन कर दीजिए या फिर नामांकित चित्र बना दीजिए, ठीक है। वर्णन पूछे तो हम वर्णन भी कर सकते हैं, और नामांकित चित्र पूछेगा तो हम यहाँ नामांकित चित्र को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा कि ये जो नेफ्रॉन है इसमें एक प्याले जैसी संरचना होती है, ठीक है। इस प्याले नुमा संरचना को हम कहते हैं बोमेन संपुट, इसे कहते हैं बोमेन संपुट, ठीक है, इसे कहेंगे बोमेन संपुट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हमारे चैप्टर में नहीं है, ये हमारे हिस्से में नहीं है। बेटा ये बेसिक क्लास है, परिचय वाला क्लास है, तो इसमें क्या होगा कि हम कुछ चीजें बियॉन्ड द सिलेबस भी बात करेंगे। हाँ, आपके सिलेबस का ही है, आप अगर विश्वास नहीं हो तो चैप्टर नंबर
5 उल्टा के देख लीजिए, सॉरी चैप्टर नंबर 4 उल्टा के देख लीजिए, उत्सर्जन में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। और पुराने साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो ये डायग्राम पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आप मेरे पे विश्वास बनाए रखिए, आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वो तरीका आपका अनोखा या मेरा अनोखा होने वाला है, नई चीजें एक्सप्लेन होने वाली है, ठीक है। इसको बोलते हैं बोमिन संपुट, अंग्रेजी में बोमिन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद इसका अगला भाग जो है ना इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं पीसीटी, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, कुंडलित नलिका। इसका नाम याद करना बहुत आसान है, मैं अभी याद करवा देता हूं। पहले अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है पास में, ठीक है। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, मुड़ा हुआ, ठीक है। और ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब जैसा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, है ना। देयर इज अ डिस्टर्बेंस, प्लीज वेट।